नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और अब बात यूपी से आ रही है। बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। यूपी बीजेपी को आज मिल सकता है नया अध्यक्ष। यूपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 29 मई को है, यानी कल है, और उससे पहले आज यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग से किसी को अध्यक्ष बना सकती है। अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा, महेश शर्मा, सतीश गौतम, संजीव बालियान, बीएल वर्मा, भूपेंद्र चौधरी, सुब्रत पाठक के नाम की चर्चा चल रही है। तो अध्यक्ष का पद खाली है और आज इस पर चर्चा हो सकती है। आज यूपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है, यह खबर है। और कल एक बैठक है और उससे पहले यानी कि 29 मई को बैठक है, उससे पहले यह खबर है कि आज नया बॉस यानी कि नया अध्यक्ष यूपी को मिल सकता है। कुमार गौरव और मानस श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव का रुख करना चाहूंगी पहले। कुमार गौरव, आज मिल सकता है यूपी को नया अध्यक्ष। बिल्कुल, जो चर्चा है वो काफी तेज है दिल्ली के सत्ता के गलियारों में, जो कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दो चीज़ों पे मंथन चल रहा है। एक राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से जितने भी 8 लगभग राज्यसभा सदस्यों का नाम तय करना है। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी काफ़ी तेज चर्चा है। कल जब जयंत चौधरी का नाम सामने आया तो बीजेपी पे एक दबाव भी बना है कि किसी जाट समुदाय के नेता को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी जाट लैंड में जो बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान पिछली बार हुआ था, आगे लोकसभा चुनाव में वो नुकसान न हो, उसको लेकर भी समीकरण बैठाना है। ऐसे में संजीव बालियान समेत तमाम नाम जो हम लोग चला रहे हैं, उन नामों पर चर्चा हो रही है, चाहे तो ब्राह्मण समाज का होगा या पिछड़े वर्ग का होगा या संजीव बालियान के नाम की भी चर्चा है। तो कुल मिलाकर 29 तारीख को कार्य समिति है उत्तर प्रदेश बीजेपी की। उससे पहले पूरी संभावना है, जो तरीका होता है पार्टी का उसके हिसाब से, कि अध्यक्ष की घोषणा हो जाए। तो संभावना है कि आज दो चीज़ें जो मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान, तो आज इसकी पूरी संभावना लग रही है कि ये दोनों चीज़ों पे आज जो बादल छाए हुए हैं वो आज छट जाएंगे और नाम सामने आएगा। इसकी पूरी संभावना दिख रही है। जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना दिख रही है। और मानस श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं। मानस, आज यूपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है, ये संभावना नजर आ रही है और काफी कुछ सोचना समझना होगा, क्योंकि 2024 का भी अभी चुनाव है, लोकसभा के चुनाव। जाहिर है इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर नए अध्यक्ष को चुना जाएगा। देखिए, अगर पिछले नामों पर हम देखें तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो ब्राह्मण समाज से आते थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब वो हटे, उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह, ये दोनों ही पिछड़े समुदाय से आते थे। और चूँकि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है, जो बहुत मुश्किल से समाजवादी पार्टी से अलग होकर के और बीजेपी के साथ आया था। तो इस बात की बहुत उम्मीद की जा रही है कि संभवतः कि इस बार भी किसी पिछड़े वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान किया जाए। लेकिन चूँकि जैसा कि आपने देखा पिछले दिनों की ब्राह्मण समाज की नाराज़गी को दूर करने के लिए भी बीजेपी में इस विधानसभा चुनाव से पहले भरसक प्रयास किए गए थे। तो कुछ नाम जो चर्चा में है, जिसमें श्रीकांत शर्मा का भी नाम है, डॉक्टर महेश शर्मा जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री रहे उनका भी नाम है, इसके अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा ये दोनों ही रेस में हैं। भूपेंद्र चौधरी का भी नाम है, सांसद रहे हरीश द्विवेदी का भी नाम चर्चा में चल रहा है। तो बहुत सारे नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन इस बात के कयास ज़्यादा लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार फिर से किसी पिछड़े वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाए। और चूँकि कल से प्रदेश का कार्य समिति शुरू होनी है और बहुत लंबे समय से जो स्वतंत्र देव सिंह है वो मंत्री बनने के बाद भी वो प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं। तो ये इस बात की बहुत संभावना है कि आज शाम तक या देर रात तक इस नाम का ऐलान हो जाए। और कल चूँकि जब प्रदेश कार्य समिति की जब बैठक की शुरुआत हो सकता है कि वहाँ पर आपको नया प्रदेश अध्यक्ष नजर आए। जी, तो शाम तक या देर रात तक मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष यूपी को। कुमार गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव, जैसा मानस बोल रहे थे कि ब्राह्मणों की नाराजगी भी दूर करनी है और तमाम समीकरण होंगे जिस पर बात होगी, तो क्या कुछ और बातें हैं जिसको ध्यान में रखा जाएगा नए अध्यक्ष के लिए? जाहिर तौर पे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, लोकसभा की भी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं और अभी तक वहाँ पे बीजेपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती रही है। ऐसी स्थिति में पूरे समीकरण को, जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जो केंद्र में कैबिनेट भी सफल हुआ था, उसमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया था और उसका लाभ एक तरीके से 5 साल की सरकार होने के बावजूद
योगी की पुनर्वापसी में से हुआ है। तो ऐसे में जो अंदाज है बीजेपी का, नाम भले ये हो सकते हैं कि कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए, लेकिन हाँ, जनाधार वाला नेता होगा ये तय है। और सारे समीकरण को दुरुस्त करते हुए, चूंकि जो विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल बना उसमें भी समीकरण का काफ़ी ध्यान रखा गया, तो पूरे जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कोई भी वर्ग उपेक्षित महसूस न करे, क्योंकि 2 साल बाद 24 में सबसे बड़ा महायज्ञ है, आप कह सकते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के लिए चुनावी लड़ाई लड़ेंगे 24 में। तो उससे पहले सभी जाति और समुदाय को ध्यान में रखते हुए बीजेपी तय करेगी। उस पर मंथन जारी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, लगभग राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम की सूची तय हो गई थी। प्रदेश अध्यक्ष का पे भी चर्चा चल रही थी, लेकिन जाटलैंड से जैसे ही जयंत चौधरी का नाम आया, सपा ने ये गेम खेला। उसके बाद से थोड़ी सी कुलबुलाहट बीजेपी में हुई कि आखिर राज्यसभा में किसी जाट नेता को नॉमिनेट किया जाए, भेजा जाए, या प्रदेश अध्यक्ष में भी उनकी दावेदारी बनती है। इस चीज़ पे चर्चा कल भी हुई है, आज भी कुछ स्तर तक इस पे चर्चा होगी। और आज देर शाम से लेकर संभावना है कि देर शाम तक पटाक्षेप हो जाएगा कि कौन यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। लेकिन जो भी बनेगा जनाधार वाला नेता होगा और जातीय समीकरण को पूरा ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, 2024 को भी ध्यान में रखा जाएगा। मानस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मानस, स्वतंत्र देव सिंह की मैं अगर बात करूं, उनकी अध्यक्षता में यूपी में एक बार फिर से सरकार बनी। जाहिर है अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है प्रदेश में, और उसके जो भी कमांड्स होते हैं, उसका जो भी निर्णय होता है, उसका काफी कुछ असर पड़ता है पार्टी पर। ये तमाम बातें होंगी और ऐसा ही कोई अध्यक्ष बीजेपी जाहिर है चुनेगी। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद रिप्लेस किया गया था, और उस वक्त विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में जब होने वाले थे, इसके पहले वाले 2017 वाले, तो उस वक्त करीब 1 साल पहले केशव प्रसाद मौर्य को भेजा गया था। उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन वो पिछड़े वर्ग से आते थे, पूर्वांचल से आते थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन चला करके पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम किया, और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए। इसीलिए आपने देखा जब वो डिप्टी सीएम बनाए गए, तो उसके बाद लगातार इस बात की कवायद होती रही। काफ़ी लंबे समय तक बीजेपी को इंतजार करना पड़ा था कि आखिर वो अब दोबारा किसको अध्यक्ष बनाए, किस जात से लेकर के आए। तो फिर आपको याद होगा कि स्वतंत्र देव सिंह जो उस वक्त परिवहन मंत्री थे, उनको मंत्री पद से उनको मुक्त करके उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, ताकि पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक है वो छिटकना ना पाए, और पिछले वर्ग में मैसेज जाए कि जो पार्टी की कमान है वो एक पिछले नेता के हाथ में है। और कमोबेश ये कंपटीशन लगातार सभी सियासी दलों में जारी था। कांग्रेस ने भी जो अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था वो पिछली जात से बनाया था, बसपा ने भी और सपा ने भी पिछली जात से अपने अपने अध्यक्ष दिए थे। तो ऐसे में ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी उतरने जा रही है, तो वो प्रदेश की कमान, यूपी की कमान किसके हाथ में देगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वर्ग को की नाराजगी को दूर करने के लिए किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा बहुत बड़ा रोल होता है यूपी का, और जाहिर है कि ये तमाम बातें और तमाम समीकरणों को बीजेपी ध्यान में रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गुजरात दौरे पर राजकोट पहुंचे पीएम मोदी, 40 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का उद्घाटन किया। थोड़ी देर में पाटीदार समाज को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में है, 40 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन भी किया है, और पाटीदार समाज को थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। विधानसभा चुनाव भी है गुजरात में, और उससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा, और इस बीच कई बार गुजरात गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब 40 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का उद्घाटन भी किया गुजरात में मोदी शाह। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पाटीदार समाज को भी संबोधित करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले 40 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर में पाटीदार समाज को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। गुजरात दौरा है प्रधानमंत्री का, 2 दिवसीय दौरा, और आपको बता दें कि इस बीच काफी बार प्रधानमंत्री गुजरात गए हैं। विधानसभा चुनाव भी हैं इसी साल, और जाहिर है उस पर भी नजर होगी, और उन्हीं तमाम बातों का भी ख्याल इस समय रखा होगा प्रधानमंत्री ने। और इस वक्त प्रधानमंत्री गुजरात में, जहां उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन भी किया, इसके अलावा पाटीदार समाज को संबोधित भी करेंगे। नमस्कार। श्री
કેડી પરવાડિયા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના લોકાર્પણ પ્રસંગે ભારતના વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને આવકારીએ. સમગ્ર પંથકમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને આવકારવા માટે એવો અંતરનો મડકો હતો કે 2 લાખની બેઠક વ્યવસ્થા પણ ઓછી પડે એટલી મોટી સંખ્યામાં આપણે સૌ અહીંયા આવ્યા છીએ અને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવે આરોગ્યધામનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે અત્રે પધારેલા માનનીય और आगे बढ़ेंगे. देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद का बड़ा सम्मेलन. देवबंद में 2 दिन तक ये सम्मेलन चलेगा. मौलाना महमूद की अगुवाई में सम्मेलन का आयोजन. सम्मेलन में 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल. ज्ञानव्यापी समेत दूसरे धार्मिक स्थलों के मुद्दों पर मंथन. कॉमन सिविल कोड पर भी रणनीति बनेगी. तो देवबंद में 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होंगे. ज्ञानव्यापी समेत दूसरे मुद्दे. मौलाना महमूद की अगुवाई में सम्मेलन का आयोजन और मौजूदा जो मुस्लिमों के हालात हैं उस पर चर्चा होगी. तो जमीयत उलेमा हिंद का ये बड़ा सम्मेलन और महामंथन होगा. 2 दिन तक ये सम्मेलन चलेगा. मंदिर मस्जिद विवाद, ज्ञानव्यापी, इन तमाम मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी. 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होंगे. और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, न्यूज 24 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है. मध्य प्रदेश के सीहोर में पानी की किल्लत दिखाने पर शिवराज सरकार की नींद खुली है. सीहोर के पुराना चंदेरी गांव नलकूप लगाने का काम वहां शुरू हो गया है. गांव में पीएचई विभाग ने नलकूप लगाने का काम शुरू कर दिया है. अभी 2 दिन पहले ही न्यूज 24 ने पुराना चंदेरी गांव में पानी का संकट दिखाया था. इस गांव की महिलाएं और लड़कियां गांव से दूर त्रिवेणी नदी की तलहटी में बने झीरी से पानी लाने को मजबूर हैं. हमने झीरी से महिलाओं का पानी भरने वाली वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी. आज उस पर असर भी हुआ है. सीहोर मध्य प्रदेश जहां की हमने तस्वीरें दिखाई थी और अब उस खबर का असर भी हुआ है. सीएम शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है और वहां की तस्वीरें न्यूज 24 ने 2 दिन पहले ये तस्वीर दिखाई थी जहां झीरी से पानी भर रही थी महिलाएं और झीरी में भी बहुत ज्यादा पानी नहीं था. तस्वीरें आप देख सकते हैं. पानी भरती है महिलाएं, लड़कियां जो काफी दूर जाकर पानी भरने को मजबूर थी. पूर्ण पानी को तरसते हिंदुस्तान की हर तस्वीर न्यूज 24 लगातार दिखा रहा है. मध्य प्रदेश में भी यही तस्वीर हमने दिखाई और सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले के पुराना चंदेरी गांव की वो तस्वीर दिखाने के बाद देख सकते हैं एक बड़ा असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस गांव में अब पानी पहुंच चुका है. बोरिंग की ये तस्वीर देख सकते हैं कि पीएचई विभाग ने तुरंत यहाँ पर पहुंचते हुए और यहाँ प्रशासन एक्टिव हुआ और उसके बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें कि गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर बोरिंग की जा रही है. पानी यहाँ पर देख सकते हैं इस गांव के लोगों ने पानी को लेकर बहुत संघर्ष किया. हमने वो दिखाया कि इस गांव के लोग 5 नलकूप होने के बावजूद बूंद बूंद तरसते रहे पानी को लेकर. 2 कुएं भी हमने दिखाई, वो तस्वीर जहाँ सूख चुके कुएं ये भी दिखाया. किस तरह से इस गाँव वालों ने यहाँ से मीलों का संघर्ष करते हुए पैदल चलते हुए और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर त्रिवेणी नदी की तलहटी में झीरी खोदकर उसका पानी साफ करके पिया. और उसके बाद जब हमने न्यूज 24 ने इस खबर को दिखाया तो उसका बड़ा असर यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं. आपको बता दूं कि इस तरह से खुशी जो है गांव के लोगों के चेहरे पर भी खुशी यहाँ पर देखी जा सकती है कि गांव की महिलाएं किस तरह से खुश हैं. यहाँ पर देखिए आप, तो ये खुशी समझ सकते हैं क्योंकि बड़ा संघर्ष किया गया था और उसके संघर्ष के बाद जब गांव के लोगों को उस तरह से पानी मिलता है तो उनके चेहरे पे खुशी भी झलकती है. न्यूज 24 ने इस खबर को दिखाया ही नहीं बल्कि इस मुहिम को चलाया और मुहिम जब तक चलती रही कि जब तक जिम्मेदार अफसर या प्रशासन या फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी को ना समझे. और एक बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है कि आखिरकार इस गांव के लोगों को अब पीने का पानी मिल गया है. न्यूज 24 की खबर दिखाने के बाद इस गांव में पानी पहुंचा. पुराना चंदेरी गांव में तो गांव वालों के, महिलाओं के, बच्चों के चेहरे भी खिल गए. अम्मा? हाँ, खिल गया.
हम बोर में वहां से नदी में से पानी लाता था झीरी खोद के, गिर जाता था। आज हमारे गांव में मशीन आ गई, बहुत खुश है। नू जाला उनको भगवान भलो करे। अच्छा, चलो अच्छा है, खुशी की बात है। पानी भरते हुए मैंने आप लोग को दिखाया था। साइकिल से पानी भरने जाते थे झीरी, पैदल भी गए थे वहाँ पे, बट हमारे यहाँ किसी के बोर लग गए है तो अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद है न्यूज़ 20 का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो बहुत मुश्किल के दौर में देखा पानी जाता था लेने, अब नहीं थे, बोर लग गया था, बहुत सहूलियत हो गई हमारे। अब हमारे जो बीमार दुखी जो सब जाता था वो सब अच्छा हो गया, अब यहीं पानी मिल गया हमें। अब तुम्हारा बहुत सबका धन्यवाद है। अच्छा, धन्यवाद तो ठीक है, चलो अच्छा है, गांव के लोगों को पानी मिला, कुछ तो मुहिम काम कर गई। भैया पानी नहीं तो झीरी में से पानी लाता था बहुत दूर से, अब पानी हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप गांव के लोगों को पानी के लिए जिम्मा भी उठाया? देखिए सर, ये जुम्मा मैंने नहीं उठाया, ये जुम्मा न्यूज़ 24 ने चंदेरी गांव का नहीं उठाया। न्यूज़ 24 रोज 3:30 बजे हर प्रदेश में जुम्मा प्लान मुद्दा तो उठा रखा न्यूज़ 24 ने, और चैनल नहीं उठाया। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आज न्यूज़ 24 अगर ये मुद्दा नहीं उठाती तो 3 महीने से जनता तड़प रही थी। ये मैं धन्यवाद तो न्यूज़ 24 का देना चाहता हूँ, मैंने ये जनता देना चाहती। यदि आप ये खबर नहीं दिखाते तो आज इसका असर नहीं होता। 2 महीने से परेशान थी जनता। न्यूज़ 24 का तहे दिल से धन्यवाद, पूरी जनता की तरफ से धन्यवाद। चैनल हो तो न्यूज़ 24 जैसी हो, इसलिए मैं न्यूज़ 24 का, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने आपके और मेरे बात का आधार रखा और आज गाँव में मशीन भेजी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद, जो मामा है, मामा की भांजियों के लिए उसने पानी की व्यवस्था करी मुख्यमंत्री जी ने, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, गांव के लोग हैं। दादा, आप क्या खुश दिख रहे हैं आप भी? वो पे हाँ, पानी आ गया, पानी तो आ गया गांव में। पानी आ गया। हाँ, खुश है आप? खुश है अब, बिल्कुल अच्छा। तो बिल्कुल यहाँ पर खुशी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के गाँव के लोग खुश हैं और न्यूज़ 24 की को यहाँ पर धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, सीओ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।